अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 2 का हम आगाज़ कर रहे हैं। मजमूई तौर पर ये लेक्चर नंबर 9 है और इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है। ये लेक्चर जो है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में है। इस चैप्टर के अंदर हम फर्स्ट 2 जो है टॉपिक उनको डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मेमोरी और मेन मेमोरी। जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो है इस जो आपका रिड्यूस सिलेबस है उसके अंदर शामिल नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। तो आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी वो है जहाँ पे आपका डाटा जो है सेव होता है। अब आपका डाटा दो तरह से सेव हो सकता है, या तो वो परमानेंट सेव होगा या फिर वो टेम्परेरी सेव होगा। जहाँ पे टेम्परेरी डाटा सेव होता है उसको हम नॉर्मली मेन मेमोरी उसको कहते हैं, और जहाँ पे परमानेंट जो डाटा सेव होता है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं या स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। तो मेन मेमोरी आपकी रैम और रोम इसके अंदर शामिल है, जहाँ जिसके बगैर आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी के बगैर आपका कंप्यूटर जो है वर्क कर सकता है। मेन मेमोरी आपकी वो मेमोरी है जहाँ पे स्टोरेज डिवाइस से डाटा आता है और यहाँ से आपका डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। मेन मेमोरी में जब डाटा आता है तो वो 0101 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से फिर आपके CPU के अंदर जाता है। CPU वहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन करने के बाद दोबारा वो उसको मेन मेमोरी में भेजता है और साथ ही इंस्ट्रक्शन देता है कि इसको या तो आउटपुट डिवाइसेस पे ले जाओ या फिर इसको स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर ले जाओ। स्टोरेज डिवाइसेस आपकी वो डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो डाटा को परमानेंट सेव कर सकें, जबकि मेन मेमोरी के अंदर आपके पास ये सलाहियत नहीं होती कि वो डाटा को परमानेंट सेव कर सके। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को उस वक्त तक अपने पास रखती हैं जब तक उन इंस्ट्रक्शन पे जो है काम किया जा रहा होता है। जैसे ही उन इंस्ट्रक्शन पे काम ख़त्म होता है तो मेन मेमोरी से वो डाटा जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो मेन मेमोरी के अंदर आगे हम देखेंगे रैम के बारे में और रोम के बारे में, और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन उसको भी हम थोड़ा बहुत जहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क होगी, मैग्नेटिक डिस्क होगी, CD और टेप ड्राइव और इस तरह की डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस उसके अंदर शामिल होंगी। मेन मेमोरी को फर्दर डिस्कस करने से पहले हम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, कुछ उसकी खसूसियात को देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सेस मोड। एक्सेस मोड के आपका डाटा किस तरह से एक्सेस होगा? तो डाटा दो तरह से एक्सेस हो सकता है, सिक्वेंशियल और दूसरा रैंडम। सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा कि डाटा आपका सीक्वेंस के अंदर जो है वो जो है एक्सेस होगा, किसी सीरियल की ऑर्डर के अंदर होगा। यानी जैसे आपकी टेप ड्राइव है, जैसे आपके पास कैसेट होती है, तो फ़र्ज़ करें आपके कैसेट के अंदर 10 गाने हैं और आप जो है उसमें से चौथे गाने को सुनना चाह रहे हैं, तो आपको पहला गाना, फिर दूसरा, तीसरा और फिर चौथा इस तरह से आपके पास आएगा। एक सीक्वेंस के साथ आपका डाटा जो है वो चलेगा। आप डायरेक्टली उस पर नहीं जा सकते, आपको अपनी कैसेट को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर आप दूसरे गाने पे वापस आना चाहते हैं तो आपको अपनी कैसेट को रिवर्स करना पड़ेगा। यानी आपको अपना डाटा जो है वो किसी एक सीक्वेंस के साथ जो है उसको एक्सेस करेंगे। दूसरा जो आपके पास टाइप है वो है आपके पास रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस क्या होता है? जैसे आप हार्ड डिस्क के अंदर किसी भी डाटा को जो है एक्सेस करना चाह रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास जो है C ड्राइव है, D ड्राइव, E और F ड्राइव है, तो उसमें से आप F ड्राइव के किसी फोल्डर को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो सिंपली उस पर डबल क्लिक करते हैं और वो फोल्डर जो है वो फ़ौरन ओपन हो जाता है। इसके अंदर इस तरह से नहीं होता कि C ड्राइव के पहले सारे फोल्डर ओपन हो, फिर D ड्राइव के, फिर E ड्राइव के और फिर F ड्राइव के आपका वो वाला फोल्डर जो है ओपन हो। ये अगर इस तरह से हो तो इसको हम सीक्वेंशियल एक्सेस कहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो होगी। आपकी जो रैंडम एक्सेस होती है वो फास्ट होती है और सीक्वेंशियल एक्सेस जो है वो स्लो होती है। नॉर्मली सीक्वेंशियल एक्सेस को हम यूज़ करते हैं बैकअप बनाने के लिए, कि आपका 1 साल का पूरा डाटा है, अब आपको उस पर जो है काम नहीं करना तो आप उसका बैकअप बना लें तो और किसी टेप ड्राइव के ऊपर जो है उसको सेव कर दें। सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए जो डिवाइसेस हमारे पास आती हैं उसमें आपके पास है टेप ड्राइव है, कैसेट है और इस तरह की ड्राइव्स होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा डाटा आप सेव कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डाटा जो है वो स्लोली जो है वो एक्सेस हो रहा होता है। रैंडम एक्सेस के अंदर क्या होता है कि डाटा आपका फास्टली जो एक्सेस हो रहा होता है, लेकिन ये डिवाइसेस आपकी महंगी होती हैं। जिस तरह से आपके पास जितनी भी हार्ड डिस्क हैं, जो CD है, आपके पास रैम है, रोम है, तो इन सब के अंदर डाटा जो है वो रैंडमली एक्सेस हो रहा होता है। नेक्स्ट जो आपकी मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर एक्सेस टाइम है। एक्सेस टाइम क्या है कि कितनी देर में आपका डाटा जो है वो एक्सेस होगा।
यानी किसी एक मेमोरी से डाटा दूसरी मेमोरी में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो कितनी देर में जो है वो ट्रांसफ़र होगा। यानी अगर आप हार्ड डिस्क से रैम के अंदर डाटा को लेके आ रहे हैं, आप किसी फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और फाइल को ओपन करते हैं, तो ये फाइल जब आपने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने से लेके रैम के अंदर आने तक और फिर आपको डिस्प्ले होने तक, ये जो टाइम आपका होगा ये एक्सेस टाइम होगा, यानी कितनी देर में आपकी वो फाइल जो है ओपन हुई है। तो नॉर्मली रैंडम एक्सेस जो होती है वो फास्ट होती है और सीक्वेंशियल एक्सेस जो है वो स्लो होती है। नेक्स्ट आपका है डाटा ट्रांसफ़र रेट। डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या है कि कितना डाटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है एक मेमोरी से या एक किसी हार्ड डिस्क से दूसरी हार्ड डिस्क के अंदर, या हार्ड डिस्क से रैम के अंदर, या रैम से हार्ड डिस्क के अंदर, ये ट्रांसफ़र रेट क्या है। तो जितना ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होगा इतना ही आपका कंप्यूटर जो है वो फास्ट होगा, और ट्रांसफ़र रेट जितना कम होगा उतना ही आपका कंप्यूटर स्लो होगा। इसी तरह से नेटवर्क के ऊपर भी आप जब कोई कनेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे भी ट्रांसफ़र रेट होता है कि आपने कनेक्शन जो है 1 MB का लिया है या 2 MB का लिया है। अगर आप 2 MB का ले रहे होंगे तो वो फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू 1 MB के, यानी आपका डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह से मेमोरी के अंदर भी क्या होता है कि डाटा ट्रांसफ़र होता है एक मेमोरी से दूसरी के अंदर, तो डाटा ट्रांसफ़र रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो फास्टली आपकी डाटा जो है एक्सेस हो रहा होगा और इतना ही आपका फास्ट कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट आपके पास मेमोरी कैपेसिटी, कि आपके पास रैम वो किस कैपेसिटी में है, या आपके पास हार्ड डिस्क है तो उसकी कैपेसिटी क्या है, यानी आप कितना डाटा उसके अंदर जो है सेव कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपकी जो रैम है या हार्ड डिस्क है, उनके अंदर डाटा जो है वो जीबी के अंदर जो है सेव हो रहा होता है, या जो है टीबी टेराबाइट के अंदर डाटा जो है सेव हो रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास कास्ट क्या है कि आपने जो मेमोरी ख़रीदनी है उसकी कास्ट क्या है, उसके प्राइस क्या है। तो जितनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही कास्ट ज़्यादा होगी, या डिफरेंट टाइप की जो मेमोरीज़ हैं उनकी कास्ट मुख्तलिफ होती है। यानी मेन मेमोरी है जैसे रैम है तो इसकी कास्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी कास्ट जो है कम होती है पर जीबी के हिसाब से। नॉर्मली अगर आप एक रैम लेते हैं 1 GB की, और इसी तरह से 1 GB की अगर आप हार्ड डिस्क लेते हैं तो रैम आपको महंगी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क के। मेमोरी टर्मिनोलॉजीज़, डिफरेंट टर्म जो मेमोरी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बिट। बिट क्या है? बाइनरी इंटीजर, यानी कंप्यूटर में जितना भी डाटा सेव होता है वो या तो 0 की फॉर्म में होता है या 1 की फॉर्म में होता है। जब कोई सर्किट ऑन होता है तो इसको हम कहते हैं 1 है, और जब कोई सर्किट ऑफ होता है तो इसको हम कहते हैं 0 है। तो एक 0 को या एक 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिट को यूज़ करते हैं, यानी बाइनरी इंटीजर को यूज़ करते हैं। तो ये जो है सबसे छोटी यूनिट है आपके कंप्यूटर के डाटा को मेजर करने के लिए। यूनिट क्या होती है कि किसी भी चीज़ को नापने के लिए, कि जैसे आप टाइम को मेजर करते हैं तो नॉर्मली उसको सेकंड में मेजर कर रहे होते हैं। फिर उस टाइम के लिए डिफरेंट और बड़ी यूनिट भी हैं, जैसे 60 सेकंड मिलके 1 मिनट बनाएंगे, फिर 60 मिनट मिलके 1 आवर बनाएंगे, 24 आवर मिलके 1 दिन बनाएगा, 7 दिन मिलके 1 हफ्ता बनाएगा, और 365 डेज मिलके 1 साल आपका बनाएगा। तो ये छोटी बड़ी यूनिट्स हैं टाइम को मेजर करने के लिए। तो इसी तरह से मेमोरी को मेजर करने के लिए सबसे जो बेसिक और सबसे छोटी यूनिट है उसको हम कहते हैं बिट, यानी या तो 0 या फिर 1। तो 1 0 या 1 1 को हम बिट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बाइट। तो कंप्यूटर में जितना भी डाटा होता है नॉर्मली बाइट की शक्ल में होता है, यानी अगर आप किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी डिजिट को या किसी भी सिंबल को जब कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो वो 8 कैरेक्टर के एक सेट के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट होता है। मसलन आप ए को जब आप एंटर करते हैं तो वो ए जो है वो 1 0 0 0 0 0 1 की शक्ल में जो है कंप्यूटर के अंदर जो है सेव होता है। तो वो 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। तो एक्चुअली जब भी कोई भी कैरेक्टर होगा, कोई भी सिंबल होगी, कोई भी डिजिट होगा, जब वो कंप्यूटर के अंदर आएगा तो वो बाइट की शक्ल में जो है वो सेव होगा। तो इसको आप कह सकते हैं ये बेसिक यूनिट है कंप्यूटर में किसी भी मेमोरी के अंदर डाटा को मेजर करने के लिए। फिर इससे आगे हम देखेंगे इसके और डिफरेंट जो हैं यूनिट होंगी कि 8 बिट मिलके एक जो है
बाइट बनाती हैं, और इसी तरह से आगे हम इसको एक चार्ट के शक्ल में इसको जो है देखेंगे। नेक्स्ट आपकी इम्पोर्टेंट एक डिफिनीशन है जो अक्सर एग्जाम में आई होती है, मेमोरी वर्ल्ड क्या है। कंप्यूटर किसी भी जो वो कम से कम साइज डाटा का जो वो प्रोसेस कर सकता है उसको हम मेमोरी वर्ल्ड कहते हैं। एक्चुअली ये रजिस्टर साइज होता है कि कंप्यूटर कितना साइज में जो है डाटा को अपने पास है सेव कर सकता है और उसके ऊपर जो है प्रोसेस कर सकता है, तो इसको हम मेमोरी वर्ल्ड कहते हैं। जितना मेमोरी वर्ल्ड कंप्यूटर का ज़्यादा होगा इतना ही उसके प्रोसेसिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी और इतना ही कंप्यूटर आपका फास्ट होगा। तो फ़र्ज़ करें एक ये नॉर्मली जो है ये बिट्स के अंदर इसको मेजर किया जाता है, 16 to 64 बिट तक जो है इसका साइज़ होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो फ़र्ज़ करें अगर कोई जो है किसी कंप्यूटर के CPU का मेमोरी साइज जो है 32 बिट है, तो वो 32 मेमोरी एड्रेसेस को जो है वो सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेमोरी यूनिट को। जैसे कि हमने पहले देखा कि डिफरेंट यूनिट होती हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, उसकी छोटी यूनिट भी और उसकी बड़ी यूनिट भी। डाटा को मेजर करने के लिए सबसे जो बेसिक यूनिट है वो बिट है। 8 बिट मिलके एक बाइट बनाएंगे, 1024 बाइट्स मिलके 1 किलोबाइट बनाएंगे, 1024 किलोबाइट एक मेगाबाइट बनाएंगे, और 1024 मेगाबाइट एक गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट एक टेराबाइट को बनाएंगे। इसी तरह से 1024 टेराबाइट एक पीटाबाइट और 1024 पीटाबाइट एक एक्साबाइट को बनाएंगे। तो इनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक जो है फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।